हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व। क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो आपको आईपीएस पीओ के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और साथ ही ऐसे ही एसबीआई पीओ के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आपका आईपीएस पीओ लाइंड अप है, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हम थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप टेस्ट से देना चाहते हैं तो आप अब करंट अफेयर्स फंडा पर भी दे सकते हैं, चाहे तो वेब पर दे सकते हैं, चाहे तो आप मोबाइल पर लॉगिन करके मतलब मोबाइल पर भी आप दे सकते हैं इसको। ऐप पर जाकर ऐप डाउनलोड करेंगे आप कहाँ से? प्ले स्टोर डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर जब आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो आप स्टोर के ऑप्शन पे जाएंगे। स्टोर के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको बैंक प्रो सीरीज दिखेगी। बैंक प्रो सीरीज में आप बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस के एग्जाम पे क्लिक करके कोई भी एग्जाम की टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट जो है वो फ्री मिलेंगे। फ्री में आप कुछ टेस्ट सीरीज आप बना सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट में भी कुछ टेस्ट सीरीज फ्री है यहाँ पर, और प्री के भी फ्री है, मेंस की भी फ्री है यहाँ पर। मतलब सारे तो फ्री नहीं है ऑब्वियसली, कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री है, तो आप उनको बना सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। हमें क्या दे रखा है, हम किस तरह से सॉल्व करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को। देखो, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको पैसेज या फिर स्टेटमेंट करके कुछ लिखा होगा, जो कि स्टेटमेंट को आपको मानना है कि बस वही स्टेटमेंट ठीक है, और आपको उसे पढ़ के समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। उससे पहले फिर उसके बाद मतलब जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। अपने हिसाब से जो आपकी अपनी नॉलेज है वो आपको उसमें इम्प्लिसिट नहीं करनी है। जितना स्टेटमेंट में बोलेंगे, जितना पैसेज में बोलेंगे, हम उतना ही मान के हमें काम करना है। ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आंसर करना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं। जितना बोला जाएगा हम उतना ही सोच के आंसर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है एक पैसेज। पैसेज में लिखा है ऑन द बैक ऑफ हेल्थी ग्रोथ इन अ रेवेन्यूज। रेवेन्यू में जो ग्रोथ है, हेल्थी ग्रोथ है, उसके पीछे XYZ लिमिटेड हैज डिसाइडेड, एक कंपनी डिसाइड किया टू एक्सपेंड फर्दर बाय हायरिंग मोर स्टाफ। उसने सोचा कि उसने ये फैसला किया, डिसाइड किया कि मैं अपने यहाँ पर हायरिंग करूंगा, मतलब कर्मचारी को रखूंगा, अधिक कर्मचारी को रखूंगा, मोर स्टाफ, टू एक्सपेंड फर्दर, ताकि मैं विस्तार कर पाऊं, ताकि मैं एक्सपेंड हो पाऊं, मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो पाए। द कंपनी प्लान्स टू डबल इट्स एग्जिस्टिंग रेवेन्यू इन द ईयर्स टाइम। उसने ये सोचा है, उसने प्लान किया है, योजना बनाई है कि वो इस साल के अंत तक जो है वो कंपनी का रेवेन्यू डबल कर लेगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। राजस्व की स्वस्थ वृद्धि के पीछे XYZ कंपनी ने अधिक कर्मचारियों को काम पर रखने के माध्यम से विस्तार करने का फैसला किया है। कंपनी की योजना अपने मौजूदा राजस्व को एक समय दुगना करने की है। ठीक, अब ये आप मान के चलो कि आपकी कंपनी है, आपने अनाउंस करा, सुबह सुबह आप कंपनी में गए, आपने अनाउंस किया कि हम और पर्सन्स को और कर्मचारियों को हायर करेंगे, और हमने ये प्लान किया है, कंपनी ने ये प्लान किया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस साल तक हम एंड तक दुगना कर लेंगे। मतलब इस साल में जो भी टाइम होगा, जब भी उन्होंने अनाउंस करा होगा उसके साल तक रेवेन्यू हम डबल कर लेंगे। ठीक, आपने ये बोला, आपकी कंपनी है, तो आपने क्या सोच के बोला होगा? पूछ रहे हैं अजम्पशन, आपने क्या सोच के यहाँ पर इसको बोला होगा? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर जो ए पॉइंट है हमारा लिखा हुआ है, द प्रेजेंट स्टाफ विल बी फायर्ड एज दे आर इनकॉम्पोनेंट। अब आपकी कंपनी है, आपने जाके अनाउंस किया कि हम और पर्सन को हायर करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं निकल रहा है कि आप जो अभी स्टाफ है उसको आप फायर कर दोगे। आप कंपनी की ग्रोथ के लिए कंपनी को एक्सपेंड कर रहे हो, कंपनी की ग्रोथ करने के लिए आप कंपनी में पर्सन्स को हायर कर रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस पर्सन्स को कैसे फायर कर सकते हो? दिस इज इनवैलिड। यहाँ पर ये एजम्पशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि कंपनी का विस्तार आप कंपनी में लोगों को रख के कर रहे हो, निकाल के नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पर गलत है। सेकंड की बात करते हैं, मोर स्टाफ कैन हेल्प एक्सपेंड द बिजनेस। देखो, ये बात यहाँ पर करेक्ट है। कैसे? मोर स्टाफ मतलब अधिक से अधिक स्टाफ रखेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है, और उसने यही तो बोला है कि एक्सपेंड फर्दर बाय हायरिंग मोर, अधिक से अधिक स्टाफ रखकर हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये सोच के ही बोला होगा कि अगर मैं अधिक स्टाफ रख लूंगा तो मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस है वो एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात तो यहाँ सेकंड में ठीक लग रहा है। ठीक है, थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। अभी थर्ड में क्या बोल रहे हैं? थर्ड में बोल रहे हैं, सी में बोल रहे हैं, ऑल द हायरिंग विल बी इन द मार्केटिंग सेक्शन। देखो, ये क्या है? यहाँ पे कोई बात की गई मार्केटिंग सेक्शन की? नहीं बात की गई। तो हम अपने आप दिमाग लगाएंगे कि मार्केटिंग सेक्शन में रखा है, डिपार्टमेंट कौन सा है कौन सा नहीं, इसके बारे में नहीं पता। बस उन्होंने ये बोला कंपनी में हायर करेंगे, उन्होंने और कुछ तो स्टेटमेंट में नहीं बोला कि कौन डिपार्टमेंट में उन्हें हायर करना है, फाइनेंस में करना है, HR में करना है, कि मार्केटिंग में करना है,
कि प्रोडक्शन में करना है, ये चीज़ नहीं बोली गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम अपने आप से नहीं बोल सकते कि मार्केटिंग में करना है, ये भी गलत है। मीन्स केवल ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। बी जो एजम्पशन लग रहा है बी में दिया हुआ है, वो सोच के उसने ये चीज़ बोली होगी, कंपनी का जो भी हेड है उसने, ये कि मोर स्टाफ रखूंगा तो बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, ये सोचा होगा उसने, तभी उसने अनाउंस कर दिया होगा कि हम कंपनी में हायर करेंगे पर्सन्स को, और हम ये सोच रहे हैं कि कंपनी का रेवेन्यू अगले साल तक बढ़ जाए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाए करेक्ट? बी। तो इस तरह से हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे कोई फॉर्मूला कोई रूल नहीं लगना है, बस सिंपल सी बात है भाई, जो दे रखा है उसको आप मान के चलो कि वो ठीक है, और उसके हिसाब से सोचो कि उसने क्या सोच के बोला होगा, या क्या सोच, या वो बोलने के बाद क्या कंक्लूजन आएंगे, क्या निष्कर्ष आएंगे। इस तरह से हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है द गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी टू ऑल द साइक्लिस्ट टू यूज रेडियम स्टिकर्स ऑन द साइकिल टायर्स बोथ फ्रंट एंड रियर। गवर्नमेंट ने ये अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है सारे साइकिल वाहनों के लिए टू यूज रेडियम स्टिकर्स, अपने अपने साइकिल के पहियों पर, कहाँ पर लगाना है? टायर्स पर लगाना है रेडियम स्टिकर्स, दोनों टायर पर, बोथ फ्रंट पर भी, आगे वाले पहिए पर भी, पीछे वाले पहिए पर, मतलब जो भी उनकी साइकिल है उस पर वो क्या करेंगे, उस पर वो क्या लगा लेंगे, एक रेडियम के स्टिकर्स लगा लेंगे चारों तरफ, ताकि जो स्टिकर्स होते हैं ना वो रात में क्या होते हैं, चमकते हैं। आगे पढ़ते हैं, ये क्या सोच के उसने बोला है वो बताना है हमको। अब फर्स्ट में लिखा है देयर हैव बीन मैनी एक्सीडेंट ड्यू टू इनविजिबिलिटी ऑफ साइकिलर्स नाइट। हाँ, ये हो सकता है भाई, क्या हुआ होगा, हो सकता है जहाँ जब गवर्नमेंट ने अनाउंस तब किया होगा ना। देखो जैसे जस्ट सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नोटबंदी का, नोटबंदी अनाउंस हुई तो मोदी जी को पता था कि भाई बहुत सारे मार्केट में ब्लैक मनी चल रहा है, इसलिए अनाउंस कर दो। तो जब उन्होंने अनाउंस किया कि साइकिल में हमें रेडियम स्टिकर्स के लगाने हैं पहियों में, तो हो सकता है बहुत सारे वहाँ पर दुर्घटना हो गई हो, इसलिए उन्होंने ऐसा अनाउंस किया, हो सकता है। सेकंड बोला है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑफ साइकिलिस्ट एट नाइट विल रिड्यूस, कम होंगे। देखो जब भी कोई सरकार फैसला लेती है कि हम ये ऐसा कर रहे हैं या फिर जरूरी है करना, नोटबंदी उसने अनाउंस की तो ये सोच के तो करे कि भाई ब्लैक मनी मार्केट में कम हो जाएगा। हम कोई चीज़ अनाउंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि आप ऐसा कर लो, ये अनिवार्य है, तो इसका मतलब मार्केट में वो चीज़ को उसे जो उसके मतलब दुष्परिणाम है उसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस हो जाएंगे, तभी तो वो अनाउंस कर रही है। मतलब उसने ऐसा बोला तो इसलिए बोला होगा कि जो एक्सीडेंट है, ये सोच के तो बोला होगा कि एक्सीडेंट रात में कम हो जाएंगे अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो ये बिल्कुल बी भी यहाँ पर करेक्ट है। मतलब फर्स्ट वाला भी इम्प्लिसिट हो रहा है, सेकेंड वाला भी हो रहा है। थर्ड में लिखा है द रेडियम स्टिकर्स विल मेक द साइकिल विजिबल एट नाइट। देखो साइकिल विजिबल नहीं होंगी, साइकिल के पहिए विजिबल होंगे केवल, ठीक है, और ऐसा भी नहीं बहुत विजिबल हो जाए, एकदम दिख जाए, बस थोड़ा थोड़ा चमकेंगे, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई पहिए यहाँ पर साइकिल है। तो ये सोच के नहीं बोला वो पहिए चमकेंगे, उसने ये सोच के बोला कि या तो दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इससे कम हो जाएंगी। तो ये दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी? फर्स्ट वाली भी करेक्ट हो रही है, सेकंड वाली भी। ये दोनों बातें सोच के उसने ये अनाउंसमेंट ऐसा किया होगा। कहाँ पर लिखा है ऑप्शन में? ये ऑप्शन डी में लिखा है बोथ वन एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हम टिक कर देंगे। ठीक, अच्छा इस तरह से करते हैं। आगे देखते हैं और हमें क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट में लिखा है क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन, India's neglect of its physical infrastructures has been a malicious demanding radical treatment। हिंदी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। वैश्विक आर्थिक मंदी को परिणाम ना होते हुए भी, मतलब जो आर्थिक मंदी है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, उसका कोई परिणाम ना होते हुए भी भारत की भौतिक अवसंरचना में संपूर्ण रूप से उग्रवादी सुधार किए जाने की तीव्र आवश्यकता है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आर्थिक मंदी है उससे कोई परिणाम नहीं हुआ, मतलब भारत में मंदी, आर्थिक मंदी आई तब भी कोई परिणाम नहीं हुआ, तभी भी भारत में जो है वो सुधार की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अब फर्स्ट इन्होंने क्या बोल रहे पहले पढ़ लेते हैं। रेडिकल ट्रीटमेंट वुड रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड इंडियाज नेग्लेक्ट ऑफ इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा हिंदी पढ़ते हैं। उग्रवादी सुधार से वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव कम होंगे और भारत की भौतिक अवसंरचना के बारे में बढ़ती गई लापरवाही को कम करेगा। देखो भारत में ये तो बात यहाँ पर की नहीं गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर लापरवाही हो रही है, बस ये बोला गया है कि सुधार की आवश्यकता है। लापरवाही की बात यहाँ पर नहीं करी गई कि यहाँ पर लापरवाही हो चुकी है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। ये बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का उसमें सुधार की आवश्यकता है।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लिसिट, ये सोच के तो नहीं बोला होगा कि आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये सोचा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी लापरवाही हो चुकी है इसलिए सुधार की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कमी लग रही है इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बाद, तो सुधार की आवश्यकता है। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट तो यहाँ पर गलत है, फर्स्ट तो यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ हाई इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा जो ग्रोथ का है वो बेस केवल वही है, नहीं, इकोनॉमिक बेस्ड भी है, फाइनेंशियल बेस्ड भी है, और बाकी देशों से समझौते हैं वो सब चीज़ें भी हमारी जो ग्रोथ है उस पर बेस्ड है, लेकिन केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसका बेस नहीं है। मीन्स ये भी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कोई भी एजम्पशन करा हुआ स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, मतलब ये इससे मैच नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पर हम नाइदर टिक कर देंगे, ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना ही सेकंड करेक्ट है। फाइन। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो, विद ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट the world is coming closer through easy media of communication, but at the same time this development is leading to serve damage of nature and the environment। देखो ये बोल रहे हैं कि बढ़ती हुई तकनीकी, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, और साइंटिफिक एडवांसमेंट मतलब जो हमारा विज्ञान है उसके प्रगति के साथ, हिंदी पढ़ लेते हैं, उसके प्रगति के साथ दुनिया संचार के आसान माध्यमों के माध्यम के करीब आ रही है। मतलब सही बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हम, और साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, तो जो पूरा संसार जो है वो कम्युनिकेशन के जो भी मीडियम है, जैसे कि अभी मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आप क्लास देख पा रहे हो ऑनलाइन, ये सब चीज़ें बहुत इससे ईजी बन गया है। मतलब बहुत कम्युनिकेशन जो है, बात करना, चीज़ें, कोई भी चीज़ करना, बात करना, कम्युनिकेशन करना, बात पहुंचाना, वो सब बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, सही बात है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय साथ में ही दिस डेवलपमेंट इज लीडिंग टू सर्व द डैमेज ऑफ नेचर एनवायरनमेंट। ये जो हमारा डेवलपमेंट है, जो विकास है साइंस की वजह से, इससे एनवायरनमेंट और नेचर, जो प्रकृति है और जो वातावरण है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ये स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारा कम्युनिकेशन, हमारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, और साथ में जो हमारा वातावरण है, जो प्राकृतिक है, वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। मतलब वही बात है, साइंस इज अ बोन और बेन, मतलब साइंस से अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, वो इन्होंने यहाँ पर बोला है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात करी ना उन्होंने स्टेटमेंट में कि अब आज के टाइम पे जो है इतना साइंस बढ़ गया है, कम्युनिकेशन ईजी हो गया है, लेकिन हमारे नेचर को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने बोला अर्लियर, मतलब पहले के टाइम में कम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड वाज नॉट एज इजी एज टुडे। हाँ, ये बात तो सही बोली है कि ये बात सही है, क्योंकि कम्युनिकेशन आज आसान हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडवांसमेंट। बट अगर हम पहले की बात करें, पहले के टाइम की बात करें, तो दुनिया में जो कम्युनिकेशन था वो इतना ईजी नहीं था। आपको पता होगा कि पहले की जब की टेक्नोलॉजी नहीं, आप सोच के देखो, टेक्नोलॉजी ना हो तो हम कम्युनिकेशन कैसे करते थे, कम्युनिकेशन करना, खत लिखना, ये सब चीज़ें चलती थी पहले के टाइम पे, तो कितना मुश्किल था, इजी नहीं था। आज के टाइम पे तो एक सेकंड में आप व्हाट्सएप करके कोई भी बात को एक जगह दूसरी जगह पर भेज सकते हो, बट पहले के टाइम पे खत लिखन के जाने में ही 15-20 दिन लग जाते थे, तो ये बहुत मुश्किल था। तो ये बात उन्होंने सोच के बोली होगी कि कम्युनिकेशन आज ईजी है, पहले नहीं था। ठीक है, ईजी क्यों है, साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, पहले वाली बात यहाँ पे सही बैठ रही है। सेकेंड लिखा है, नेचर एंड एनवायरनमेंट वर नॉट डैमेज अर्लियर। देखो ये बात ये बोली कि जो नेचर था वो पहले क्षतिग्रस्त नहीं था, ये गलत है। देखो नेचर, ये बात करेक्ट है कि आज के टाइम पे नेचर बहुत डैमेज हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके स्टेटमेंट पे जाके देखें, दिस डेवलपमेंट इज लीडिंग टू सर्व डैमेज टू नेचर एंड एनवायरनमेंट। नेचर जो था वो पहले भी डैमेज था, बट पहले क्या था, कम डैमेज था, आज क्या है, इसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक है, थर्ड में लिखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर नॉट एज एडवांस अर्लियर एज टुडे। ये बात ठीक है भाई, साइंस टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस पहले नहीं जितनी आज है, करेक्ट बात है। ये बात उन्होंने बोला कि आज के टाइम पे इतनी एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को नुकसान भी हो रहा है। मतलब आज के टाइम पे एडवांस हो रही है, मतलब ये है कि पहले के टाइम पे इतनी एडवांस नहीं थी। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन का टिक कर देंगे ये वाला, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर द ट्रू। मीन्स फर्स्ट वाला भी अजम्पशन करेक्ट है और थर्ड वाला, बी वाला नहीं करेक्ट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को।
ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ड्यू टू डेटरॉइंग फाइनेंशियल कंडीशंस, बिगड़ती हुई वित्तीय अवस्था के कारण अ जॉब कंसल्टेंसी कंपनी, एक जो नौकरी देने वाली कंपनी होती है उन्होंने डिसाइड किया टू चार्ज अ फी ऑफ 30,000 पर स्टूडेंट प्लेस्ड फ्रॉम द हायरिंग कंपनी apart from the existing arrangement of charging 1% of the first month salary of the hired employee as commission। उन्होंने ये बोला कि उनकी जो कंपनी होगी, कोई भी कंपनी है जॉब जो देती है वो कंपनी है, उस कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, मतलब पैसा की कमी आ गई है, वित्तीय अवस्था बिगड़ गई है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो हर व्यक्ति, एक जो स्टूडेंट है, एक पर्सन जो है, उससे वो 30,000 का चार्ज करेंगी, कम शुल्क लेंगी, फी लेंगी, और जब उनकी जॉब लग जाएगी तो वो उनकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी उसका वो 1% चार्ज कर लेंगी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है क्योंकि उनकी कंपनी की स्थिति जो है वो फाइनेंशियल स्थिति डिट्रॉइंग हो गई है, बिगड़ गई है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि हम एक बच्चे से 30,000 रुपये का फीस लेंगे और साथ ही जो भी उसकी सैलरी होगी पहले वाले महीने की उसका 1% भी हम कमीशन के तौर पर ले लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या एग्जाम्पल आप कर सकते हो। फर्स्ट में क्या लिखा है, दिस विल इंक्रीज, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा है दिस विल इंक्रीज प्लेसमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनीज। देखो अब मैंने मान लो कंपनी में फीस बढ़ा दी है, फीस 30,000 रुपये कर दी, ये भी बोल दिया है कि 1% हम सैलरी का भी काटेंगे, तो क्या मेरे पास प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाएंगे कंपनी के? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं हो रहा है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट कलेक्टेड विल हेल्प इम्प्रूव द फाइनेंशियल। हाँ, ये है भाई, जो इससे पैसा आएगा, जो भी पर्सन यहाँ पर इनरोल कराएगा या फिर जो भी होने के बाद वो सैलरी का 1% देगा, तो कंपनी पैसे बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी कराएगा तो पैसे बढ़ेंगे। उन्होंने ये सोच के बोला होगा कि अगर पैसे बढ़ेंगे तो भाई हमारी कंडीशन भी इंप्रूव हो जाएगी। तो सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। थर्ड में क्या लिखा है, इट मे हैपन दैट एग्जिस्टिंग कंपनीज मे सेलेक्ट लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द फ्यूचर। और ये भी हो सकता है कि 30,000 फीस करने की वजह से और यहाँ पर 1% चार्ज और एक्स्ट्रा लेने की वजह से क्या हो सकता है कि कंपनी में जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कम सिलेक्ट हों, मतलब लोग इनरोल नहीं कराएंगे कि 30,000 फीस है एंड देन यहाँ पर ये 1% चार्ज देना है। तो ये भी हो सकता है कि कंपनी में जो पर्सन हैं वो यहाँ पर कम इनरोल कराएं, कम यहाँ पर सिलेक्ट हों। तो ये भी करेक्ट है। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन हम ये टिक कर देंगे 2 एंड 3। तो ये जो ठीक लग रहा था हमने उसके हिसाब से यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम क्या लिख सकते, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट लिखा है, द नीति आयोग हैज रिकमेंडेड ब्रिंगिंग फाइनेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। द गवर्नमेंट पॉलिसी थिंक टैंक हैज ऑल्सो रिकमेंडेड इंक्रीजिंग फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, राइट, subsidy and extending the current timeline of 1 year to boost demand for electric vehicles. Consumers would be given a 50% incentive for the purchase of electric vehicles under famed second। हिंदी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नीति आयोग ने प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्र के तहत विद्युत वाहनों के वित्त पोषण को लाने की सिफारिश की। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसको आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर ले आओ। उन्होंने ये बोला, किसने? नीति आयोग ने बोला। क्यों बोला है, आगे बढ़ते हैं। सरकारी नीति विचार मंच ने हाइब्रिड और विद्युत वाहनों की सब्सिडी को बढ़ाने, उन्होंने बोला कि सब्सिडी बढ़ा। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि जो आप पैसा दो बाद में वापस थोड़ा सा आ जाएगा वो। और विद्युत वाहनों की मांग को बढ़ाने के लिए 1 वर्ष की वर्तमान समय सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है। मतलब उन्होंने बोला कि 1 वर्ष से जो सीमा है अभी उसको बढ़ा दो। ठीक है, अब ये 2 बातें हो गई। एक तो ये कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको आप ले आओ PSL के अंदर, और दूसरी बात जो उनका मतलब टाइम पीरियड है, उनकी जो मांग है उसको 1 साल तक बढ़ा दो। मतलब जो भी सीमा है उनकी समय सीमा उसको 1 वर्ष तक बढ़ा दो। और ये बोला कि जो फेम 2 के तहत उपभोक्ताओं को विद्युत वाहनों की खरीद के लिए 50% प्रोत्साहन दिया जाए। और मतलब जो भी कंज्यूमर जो भी उसको खरीदेंगे उनको इंसेंटिव मतलब जो भी कंज्यूमर्स उनको 50% का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो उन्होंने ये उसके पॉजिटिविटी के लिए किया है, मतलब कि ताकि यही तो समझ में आ रहा है कि लोग उसको खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। अब ये पढ़ते हैं हम क्या यहाँ पर धारणा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या धारणा हो सकती है, क्या सोच उन्होंने ये चीज़ बोली होगी। पहला बोला, अगर 50% प्रोत्साहन नहीं दिया गया, 15% इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा तो ग्राहक नहीं खरीदेंगे। ये बात तो गलत है भाई। क्यों? क्योंकि देखो अब मैंने अपनी कंपनी में ये बोला कि जो भी खरीदेगा उसको 50% का इंसेंटिव मिलेगा। तो ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि अगर 50 का नहीं मिलेगा तो लोग खरीदेंगे ही नहीं।
ये होगा कि ये 50 का मिलेगा तो और लोग खरीदेंगे, तो ये चीज़ नहीं वाली हम नहीं नहीं बोल सकते, ये उल्टा नहीं कर सकते कि नहीं देंगे हम तो नहीं खरीदेंगे। फर्स्ट इज रॉन्ग हियर। सेकंड में लिखा है विद्यमान पारंपरिक वाहनों की बिक्री की मदद के लिए विद्युत वाहन कार्यान्वयन धीमा किया जाना चाहिए। मतलब जो अभी लोग खरीद रहे हैं, मतलब जो अभी पारंपरिक वाहन, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स लोग खरीद रहे हैं, उसकी बिक्री में मदद करने के लिए, उसकी बिक्री में मदद करेगा, ये तो यहाँ पर नहीं बोला गया है, तो बस ये बोला गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको खरीदने पर जोर दिया गया है। मीन्स ये भी नहीं हो सकता। थर्ड लिखा है विद्युत वाहनों को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण देने से विद्युत वाहनों को बैंक ऋण मिलेगा। मतलब ये है, ये वाला करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मतलब ये बोला है, अब जब सब चीज़ों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यहाँ पर हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसको सेक्टर में ला रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो है कि उसके तहत अगर हमें यहाँ पर बैंकों से यहाँ पर लोन मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे ऋण देने से क्या होगा, उसमें उसको फायदा मिलेगा ताकि लोग अधिक से अधिक उसको खरीद पाएंगे। जब इन चीज़ों को इसमें ले आया जाएगा सेक्टर लैंडिंग में, उसमें 50% इंसेंटिव मिलेगा, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है कि विद्युत वाहनों की वो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत, मतलब उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, मतलब इस क्षेत्र में अंदर आने की वजह से, मतलब किस क्षेत्र में, यहाँ पर PSL सेक्टर में आने की वजह से उनको बैंक ऋण आराम से मिल जाएगा, इसलिए उसमें यहाँ पर ये चीज़ सोच के उन्होंने बोली होगी। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर इम्प्लिसिट हो रहा है। फाइन, समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है आगे। आगे लिखा है वेरियस स्टडी हैव रिसेंटली पॉइंटेड आउट इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। एक बहुत सारी जो स्टडीज हैं उन्होंने ये बोला, किसको पॉइंट आउट किया है, मेंटल हेल्थ को पॉइंट आउट करके बोला है, स्पेशली पीस ऑफ माइंड फॉर वर्क प्रोडक्टिविटी, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, एंड एफिशिएंसी, और अपनी जो मतलब उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए, दे हैव टाइम एंड अगेन स्ट्रेस दैट साउंड वर्क कम्स फ्रॉम द साउंड माइंड। मतलब अच्छा काम तभी कर सकते हो जब आप पे अच्छा दिमाग, मतलब अच्छा स्वस्थ होगा दिमाग, स्वस्थ दिमाग होगा तभी आप अच्छा कार्य कर सकते हो, उन्होंने ये बोला। कंपनी एबीसी डिसाइडेड, कंपनी एबीसी, मतलब ये बात तो यहाँ पर एक स्टडी में बताई गई है। फिर कंपनी ने डिसाइड करा टू गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट मैंडेटरी 15 मिनट मेडिटेशन टू ऑल द एम्प्लॉय प्रायर द स्टार्ट ऑफ वर्क। उन्होंने ये डिसाइड करा कि सभी कर्मचारी काम शुरू करने से पहले 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर से करेंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते, हिंदी में ये लिखा हुआ है। और फिर पूछ रहे हैं कौन सा एग्जाम्पशन यहाँ पर सोच के बोला होगा, कंपनी ने क्या सोच के बोला होगा। एक अध्ययन में बताया गया कि जो मेंटल हेल्थ है, चलो हिंदी पूरा पढ़ लेते हैं। अध्ययनों में हाल ही में कार्य उत्पादकता और दक्षता के लिए मानसिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से शांति के महत्व को इंगित किया गया है। उनके पास समय है, और फिर से जोर देकर कहा गया कि अच्छा काम अस्वस्थ दिमाग से होता है। कंपनी एबीसी ने काम शुरू करने से पहले सभी कर्मचारियों को 15 मिनट का ध्यान अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला किया है। अब कंपनी में ये फैसला हो गया कि 15 मिनट का सब लोग मेडिटेशन करेंगे काम शुरू करने से पहले, और ये चीज़ एक स्टडी में आई है कि अच्छे दिमाग से ही आप अच्छा काम कर सकते हो, स्वस्थ दिमाग से स्वच्छ मतलब स्वस्थ काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। और जो मेंटल पीस है वो, उससे क्या होता है, वर्क प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। क्या धारणा हो सकती है भाई? फर्स्ट में क्या लिखा है, कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस पर मन की शांति करने के लिए 15 मिनट का ध्यान पर्याप्त है। हाँ, हो सकता है कंपनी एबीसी ने ये सोच के बोला 15 मिनट का टाइम, स्पेशली बोला ना 15 मिनट का जरूरी है, तो 15 मिनट का करना मतलब ये भी होगा, ये सोचा 15 मिनट का कर लेंगे ये लोग सब हमारे कर्मचारी तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और अच्छे से वो उसमें इफिशियंसी से काम कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है फर्स्ट वाला करेक्ट मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी में। आगे बढ़ लेते हैं। लिखा है कर्मचारी कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं का विरोध करते हैं और इसे अपनी स्वतंत्रता का एक पैंठ मानते हैं। ये तो गलत है भाई। ये तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि भाई एक रिपोर्ट आई सुबह सुबह कि भाई मेडिटेशन करना अच्छा होता है, तो कंपनी डिसाइड करा कि 15 मिनट सब करेंगे ताकि सब लोग अच्छे से काम करते रहें। अब ये चीज़ तो नहीं सोच के बोला होगा कि कुछ लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य है इन प्रथाओं का, इन रिचुअल्स का विरोध कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। यहाँ पर ये सोच के नहीं बोला गया होगा।
कंपनी का ये भी कर्मचारी अपने घर में ध्यान नहीं लगा रहा है। देखो ये बात हमें क्या पता, हमें तो सुबह सुबह स्टडी आई, और अगर मैं कंपनी का हेड हूँ तो मुझे क्या पता कि कंपनी के जो पर्सन है वो घर पे ध्यान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे क्या मतलब है। कंपनी में वो, मैंने तो ये बोला कंपनी में आप आओ, आप 15 मिनट का मेडिटेशन करो, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तो अगर वो घर पे लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, ये धारणा मैंने नहीं सोची होगी। ठीक है, काम करने वाले कर्मचारी जो थक जाते हैं और शिकायत करते हैं, तो थकने की बात यहाँ पर नहीं की। यहाँ पर बस ये बोला कि मेडिटेशन कर लेंगे आप तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, काम अच्छे से करेंगे, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो उसको इम्पोर्टेंस दिए जाने की वजह से इसको करना ज़रूरी है। तो ये तो नहीं है कि थक जाना है, यहाँ पर केवल मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, फिजिकल थकने की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट, जो ध्यान करते हैं वो कर्मचारी तुलना में बेहतर सो सकते हैं, ध्यान नहीं करते। तो काम करने की जगह पर सोने की बात यहाँ पर गलत है करना, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डिफिशिएंसी की बात हो रही है, और यहाँ पे लिखा है कि वो लोग सो सकते हैं तो वो घर पे सोएंगे, ऑफिस में थोड़ी सोएंगे। ऑफिस में तो वो काम करने के लिए आए हैं, और काम करने के लिए क्या चाहिए, मन की शांति है। लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि यहाँ पे लिखा है मन की शांति सुनिश्चित करने के लिए 15 मिनट का ध्यान करना पर्याप्त है। तो इसलिए उन्होंने 15 मिनट का मेंटली करा है। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इन सब में से, जो राइटली फिट हो रहा है यहाँ पर। राइट, तो ऑप्शन यहाँ पर हम ए चूज कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पढ़ो, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट, इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इग्नोर्ड इन द जॉब सेक्टर, स्टूडेंट विल थिंक अ लॉट बिफोर ज्वाइनिंग अ कॉलेज। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो जॉब सेक्टर है उसमें अगर सर्टिफिकेट्स को इम्पोर्टेंस खत्म कर दी जाए, मतलब उसमें अगर कोई भी आप जॉब पे जा रहे हो, वहाँ पे बोल दिया जाए कि सर्टिफिकेट की नीड ही नहीं है, तो लोग ऑब्वियसली बात है, आप सर्टिफिकेट लेने के लिए आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो छात्र जो है वो प्रवेश लेने से पहले बहुत सोचेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, समझ लो स्टेटमेंट एक न्यूज़ की हेडलाइन है। अब ये हेडलाइन क्या सोच के उसने छापी होगी वो आपको बताना है। पहला लिखा है स्टूडेंट कैन ज्वाइन कॉलेज फॉर एजुकेशन एज वेल एज ऑब्टेन अ जॉब। भाई ठीक बात है, उन्होंने ये छापा कि जब अगर कंपनी जो है मना कर देगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है डिग्री की सर्टिफिकेट्स की, तो एक छात्र बहुत सोचेगा कि मैं एडमिशन लूँ या ना लूँ किसी भी कॉलेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन अ कॉलेज फॉर एजुकेशन, वो पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन ज्वाइन करता है, ये ठीक बात है, और जॉब के लिए भी करता है। केवल पढ़ने के लिए तो नहीं करता है, ना ही केवल जॉब के लिए करता है। वो सोचता है कि पढ़ लूंगा तो डिग्री मिल जाएगी तो जॉब भी मिल जाएगी, और मैं वहाँ से जॉब को पा लूंगा और एजुकेशन भी पा लूंगा। मीन्स ये वाली बात यहाँ पर करेक्ट है भाई, दोनों कामों के लिए वो कॉलेज ज्वाइन कर रहा है। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए हमें थोड़ा ठीक लग रहा है, इम्प्लीसिट हो रहा है। सेकंड में लिखा है देयर इज नो यूज ऑफ अ डिग्री टू गेट अ जॉब, ये तो गलत बात है भाई, यूज नहीं है डिग्री का जॉब लेने के लिए, ये तो गलत है। इन्होंने ये बोला कि अगर वो इग्नोर कर दे, इन्होंने कंडीशन बोली इफ, अगर इग्नोर कर दे तो लोग सोचेंगे, सही बात है ये सोचेंगे, लेकिन अगर ये तो नहीं बोला जा रहा है, ये सोचना तो गलत है यहाँ पर कि नौकरी पाने के लिए डिग्री को यूज ही नहीं है। मीन्स केवल फर्स्ट ही इम्प्लीट हो रहा है, सेकंड वाला यहाँ पर इम्प्लीसिट नहीं हो रहा है। सेकंड वाले को सोच के स्टेटमेंट नहीं बोला गया होगा, फर्स्ट वाले को सोचकर ही बोला गया होगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट लिखा है बॉडीज ऑफ स्नेक्स डिस्प्ले अ रिलेशन बिटवीन ग्रेविटी एंड एनाटॉमिक पोजीशन ऑफ अ हार्ट। जो सांपों की हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनका रिलेशन है बिटवीन ग्रेविटी गुरुत्व में एंड शारीरिक स्थिति, अच्छा ऑटोनॉमिक पोजीशन, ओके, शारीरिक स्थिति ऑफ हार्ट की स्थिति और जो उसकी ग्रेविटी है उसमें जो उसकी जो बीच के संबंध को दिखाती है सांप की जो हड्डियां हैं वो, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जो सांप की हड्डियां हैं वो ग्रेविटी और उनकी जो हार्ट है, उनका जो दिल है, उनका जो हृदय है उसकी पोजीशन को दिखाती हैं। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं कंक्लूजन, क्या क्या यहाँ पर कंक्लूजन है, मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके बाद आप क्या सोचोगे। अभी तक हम कर रहे थे assumption, मतलब पहले हम क्या सोचेंगे वो, अब इसके बाद हम क्या सोचेंगे वो बताना है। लिखा है स्नेक हैव elongated bodies and therefore are likely to undergo some cardiovascular disturbance when they move against gravity। भाई इसके बारे में क्या बात की गई है, इतना लंबा थोड़ी ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सांपों की जो हड्डियां हैं वो गुरुत्व और हृदय की स्थिति के बीच एक रिलेशन बताती हैं। अब पहला बोल रहे हैं सांपों के शरीर बहुत लंबे होते हैं, जिसलिए वो अगर गुरुत्वाकर्षण के विरोध जाते हैं तो उनको कई बार, भाई ये तो बहुत ही अजीब बात है, ये तो नहीं बोला गया कि उनको हार्ट कार्डियोवैस्कुलर अटैक कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई हार्ट हृदय संबंधी कुछ रोग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
डिफरेंट स्पेसीज ऑफ स्नेक स्टेइंग इन डिफरेंट हैबिटेट में हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ हार्ट। यहाँ पर डिफरेंट की तो बात ही नहीं की गई, ये भी गलत है। डिफरेंट पोजीशन की बात की गई है नहीं, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हार्ट का पोजीशन है और जो ग्रेविटी उनके बीच रिलेशन होता है। डिफरेंट स्नेक्स हैं, डिफरेंट स्पेसीज हैं, डिफरेंट हैबिटेट है और डिफरेंट हार्ट पोजीशन है, इसकी बात नहीं की गई है। मीन्स यहाँ पर दोनों क्या है, गलत है। ना तो फर्स्ट फॉलो करेगा ना ही यहाँ पर सेकेंड फॉलो करेगा, दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है क्या, मैटरनिटी बेनिफिट बिल। एक ये मातृत्व लाभ एक संशोधन बिल है, अमेंडमेंट बिल है, 2016 में वॉज पास हुआ था। वुमेन वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या बोला गया कि जो महिलाएं किसी भी कार्यरत क्षेत्रों में काम करती हैं, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, विल बी नाउ एंटाइटल्ड टू पेड मैटरनिटी लीव ऑफ 26 वीक अप फ्रॉम 12 वीक्स। मतलब पहले उनको 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी, अब वो बढ़ाकर 26 हफ्तों की छुट्टी कर दी है अगर कोई महिला किसी भी सेक्टर में काम करती है तो। आगे लिखा है द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर मैटरनिटी लीव ऑफ 12 वीक्स ऑफ टू मदर्स अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months as well as a commissioning mothers defined as a biological mother who use her leg to have a surrogate child. In such case, 12 weeks period of maternity leave will be calculated from the date the child is handed over to adoptive or commissioning mother. देखो हिंदी समझाते हैं क्या बोला गया। इन्होंने ये बोला गया कि मैटरनिटी बिल पास हुआ 2016 में, जिसमें ये बोला गया था कि जो महिलाएं कार्य करती हैं उनको छुट्टियां जो है 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्तों की दी जाएगी। और ये भी बोला गया उस बिल में, उस विधेयक में, कि अगर कोई महिला किसी 3 महीने से कम उम्र के शिशु को गोद लेती है, लॉजिकली मतलब गोद लेती है, तो जिस दिन से वो गोद लेगी उस दिन से 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई सैरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त करती है तो उसे भी 12 हफ्ते की अवधि की मतलब उसको छुट्टी मिलेगी, अवकाश मिलेगा। उन्होंने ये बोला गया जिस दिन से सैरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त हो जाएगा उस दिन से, और अडॉप्शन वाले केस में जिस दिन से उसे बेबी मिल जाएगा उस दिन से, और मैटरनिटी में जब से वो चाहती है तब से उसे मिल सकता है। तो ये ऐसा बिल पास हुआ। समझ में आया हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हाइपोथाइज्ड फ्रॉम द मैटरनिटी बेनिफिट बिल, मतलब निम्न में से किसे इस बिल के लाभ विधेयक से परिकल्पित किया जा सकता है। मतलब हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं। फर्स्ट 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताना है यहाँ पर इसके हिसाब से कौन से यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, अमेंडमेंट जो ये विधेयक है टू मैटरनिटी बिल विल फोर्टिफाई टू सैरोगेसी। क्या इससे सैरोगेसी बढ़ेगी? देखो सैरोगेसी जो है उसका मतलब ये है, सैरोगेसी की मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बताया भी गया है, हु यूजेस हर एग टू हैव अ सैरोगेट चाइल्ड। फाइन, तो सैरोगेसी क्या है, अभी के टाइम में कुछ लोग जो हैं वो कम उसको अपनाते हैं सैरोगेसी को। अब उन्होंने ये चीज़ बोली गई है सभी महिलाओं के लिए बोला है कि जब जो वर्किंग है वो उसको छुट्टी मिलेगी, जो अडॉप्ट कर रहा है उसको भी मिलेगी, और सैरोगेसी कर रहा है उसको भी मिलेगी। मीन्स यहाँ पर सैरोगेसी से को प्रबलता मिलेगी। मीन्स ये फर्स्ट वाला तो करेक्ट लग रहा है, मिलेगी प्रबलता। ठीक है, फिर लिखा है सेकेंड, कमीशनिंग मदर विल। कमीशनिंग मीन्स वही सैरोगेसी वाला यहाँ पे है ना, कमीशनिंग मदर्स हु यूज हर एज सैरोगेसी मदर, जो मतलब जिन्हें बेबी मिलता है वो कमीशनिंग मदर। ठीक है, will demand 26 weeks leave from same as the normal mother will get। no, ऐसा तो कुछ फायदा नहीं है। उनको ये बोला गया है कि उनको भी 26 हफ्तों की मिलेगी जितना नॉर्मल मदर को मिल रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोला गया कि इनको 12 से बढ़ाकर 26 कर दिया गया, जो नॉर्मली वर्क कर रही हैं और जो अडॉप्ट कर रही हैं और सैरोगेसी करके बेबी मिल रहा है उनको 12 हफ्तों की मिलेगी छुट्टी। तो इससे ये फायदा तो नहीं है कि उनको बढ़ जाएगी, नहीं। अभी तो बिल पास हुआ है, अभी तो अमेंडमेंट में बिल पास हुआ है, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है कह पाना कि वो भी फिर डिमांड करेंगी। ये कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। ये तो अच्छी बात है कि सैरोगेसी वाले मदर्स को भी 12 वीक की छुट्टी मिल रही है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ बोलने का कि जो वो लोग मदर्स हैं वो लोग भी 26 के लिए डिमांड करेंगी, राइट। तो सेकंड वाला तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, गलत हो रहा है। थर्ड में लिखा हुआ है मदर्स विल प्रेफर टू अडॉप्ट अ बेबी विच इज लेस देन 3 months टू द अदर ओल्डेस्ट बेबी। देखो ये तो लॉजिक नहीं है कि जो मदर्स हैं वो प्रेफर ये करेंगी कि बेबी जो है हमें 3 महीने से कम का मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया कि 3 महीने से कम का होगा तभी छुट्टी मिलेंगी। यहाँ पर बोला गया ना बिलो द एज ऑफ 3 months एज वेल एज कमीशनिंग मदर्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई मदर अगर बेबी अडॉप्ट कर रही है तो वो ये देख के कर रही है भाई मुझे छुट्टी तब मिलेंगी जब मैं बेबी 3 महीने से कम का करूँगी या बड़ा करूँगी तब।
वो तो जैसा उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से वो काम करेंगी, छुट्टी देख के काम थोड़ी करेंगी। बस इससे ये क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो सैरोगेसी है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको जो है वो फोर्टिफाई करने में हेल्प होगी। मतलब सैरोगेसी को लोग अपनाएंगे और प्रबलता पर बल देंगे। मीन्स यहाँ पर क्या है, ओनली फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, क्योंकि लॉजिकली वो राइटली फिट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है एटलीस्ट 85 फॉरेस्ट फायर्स आर रेंजिंग इन उत्तराखंड एंड हैव डिस्ट्रॉयड 165 acres of land in the past 24 hours to 48 hours, forcing the state to seek the center's intervention. Several sorties of Indian Air Force were pressed into service to spray water over the fires, even as it became clear of that the state, with the forest covered 71% of its area, still doesn't have an effective strategy to live with the forest fires. क्या बोला इन्होंने, हिंदी में पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में जो कम से कम 85 जंगलों में आग लगी है और पिछले 24 से 48 घंटे हो गए हैं, और उस वजह से 165 एकड़ की जो भूमि है, जो जमीन है, उसको नष्ट कर हो गया है। मतलब उत्तराखंड के जो जंगल हैं वहां पर 85 जगह पर आग लग गई है, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और पिछले 24 घंटों से 48 घंटे मतलब 2 दिन, लगभग 1-2 दिन हो गए हैं, और वहां पर 165 एकड़ की जमीन नष्ट खराब हो गई है, जिससे राज्य को केंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब जो उत्तराखंड का राज्य है वो ये चाहता है कि अब जो केंद्र की सरकार है वो वहां पर आए और उनकी थोड़ी हेल्प कर दे। आग पर पानी की छिड़कने के लिए भारतीय वायुसेना की कई उड़ानों को सेवा में लगाया गया था, मतलब 2 दिन में लगा दिया भी गया, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि राज्य के 71% क्षेत्र में वनों से निपटने के लिए अभी भी एक प्रभावी रणनीति नहीं है। मतलब उन्होंने लगा भी दिया, तब भी उनसे फायदा नहीं हुआ, तभी तो लिखा है लगा भी दिया गया था, और ये स्पष्ट हो गया कि 71% क्षेत्रों में वनों से निपटने के लिए अभी भी कोई रणनीति नहीं। मतलब यहाँ पर काफी टाइम से मतलब प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और अभी भी ऐसा कोई रूल नहीं ऐसा कुछ नहीं कर पाए ये लोग कि वो जो है उसको कंप्लीट रणनीति बना ले कि अगर कभी ऐसा आगे होता है तो उनको इस तरह से दिक्कत ना हो। अच्छा, what course of action state government should take to deal with forest fire issue with may prevent in the future? मतलब आग से लड़ने के लिए, आगे भविष्य में इसको रोकने के लिए, जंगल की आग के मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब वो क्या करे, राज्य मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड अब क्या करे कि आगे दिक्कत ना हो, आगे उसको भविष्य में ये जो आग है उससे रोक सके, वो आगे दिक्कत ना हो। क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द ट्री शुड बी कट डाउन एंड इट शुड बी मेड प्लेन एरियाज टू इंटरसेप्ट फायर इश्यूज इन फ्यूचर। देखो ये तो गलत बात है भाई, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप रोकना चाहते हो आग को, पेड़ों की आग को, तो पेड़ ही काट दो, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया भाई, साफ साफ दिख रहा है। फिर क्या लिखा है, State government should seek the help of one panchayats and local people in checking forest fires, set up fire control rooms and fire stations तहसील एंड ब्लॉक लेवल्स। हाँ ये करेक्ट लग रही है बात। कैसे, इन्होंने ये बोला कि आप स्टेट गवर्नमेंट जो ये चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट साथ दे, लेकिन वो ये भी तो कर सकती है जब वो नहीं दे पा रही है और उसने पानी छिड़काव कर लिया एयरफोर्स की हेल्प से, तो वो ये कर सकती है कि वो लोकल पीपल से बात करे या वन पंचायत से, जो जंगल के पंचायत लोग हैं उनसे बात करे, क्योंकि कोई लोकल चीज़ यहाँ पर काम कर सकती है, क्योंकि सेटअप कंट्रोल रूम से बात करे तो उससे जो है वो यहाँ पर भविष्य में आग रुक सकती है, ये काम हो सकता है। सेकंड वाला करेक्ट लग रहा है। अब सी वाला पढ़ लेते हैं। द ओनली इफेक्टिव वे टू डील विथ फॉरेस्ट फायर्स गेटिंग लोकल इन्वॉल्व। देखो ओनली की बात आ गई भाई, केवल ये बोल रहे हैं केवल एकलौता यही साधन है कि हम लोकल इन्वॉल्व करें। Such as fires are not man-made, and when the fires start, enough people are mobilized to fight them. मतलब ये बोल रहे केवल एकमात्र यही तरीका हो सकता है। देखो कोई भी काम करने का एकमात्र तरीका, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एकमात्र तरीका बस यही होगा। हाँ ये भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। उन्होंने बोला केवल यही तरीका है कि आप लोगों को शामिल करना, जो लोग वहाँ पे लोकल हैं उनको, ताकि ऐसा हो जाए कि जो आग लगी है वो मानव निर्मित नहीं है। वैन फायरेस्टा जब आग लगती है तो उनसे लड़ने के लिए लोगों को लगाकर क्या कर लोगे, लोग थोड़ी आग बुझा लेंगे, लोगों को आग बुझाने के साधन होंगे तब वो बुझा लेंगे। और केवल इफेक्टिव वे ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मीन्स यहाँ पर केवल और केवल बी वाला, मीन्स ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो सरकार यहाँ पर कर सकती है ताकि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। करेक्ट समझ में आया किस तरह से करना है हमें यहाँ पर। ओके आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया।
आगे भी यही पैसेज यही है, सेम क्वेश्चन चेंज हो गया है बस, है ना, पैसेज सेम है एटलीस्ट वाला। हाँ, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, उत्तराखंड के जंगलों में आग वाला, ठीक है। अब बोल रहे हैं विच कैन बी फॉलोइंग इज एज्यूम्ड, क्या यहाँ पर धारणा हो सकती है, क्या माना जा सकता है, क्या सोच के ये ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने दिया होगा। सीएम ऑफ उत्तराखंड विल रिजाइन द एज अ फेलियर ऑफ प्रिवेंट द फॉरेस्ट फायर इश्यूज, गलत हो गया। देखो स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई दिक्कत आ रही है, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि इस दिक्कत की वजह से हम जो है, ये सोच के बोला होगा हम ये अनाउंस कर देना है फिर हम रिजाइन कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा, हमें क्या मतलब, ये सोच के ऐसा कोई भी नहीं बोलता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स इन द स्टेट इज अ लॉन्ग टर्म इशू विद द फ्रॉम ईयर्स, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला ना स्टिल डोंट हैव एनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू डील विद द फॉरेस्ट फायर्स, मतलब उनके पास अभी भी निपटने की कोई रणनीति नहीं है। मतलब ये जो दिक्कतें हैं, ये जो उनको फॉरेस्ट फायर्स की दिक्कत है वो बहुत टाइम से आ रही है, बहुत टाइम से आ रही है और वो इससे अभी तक निपट नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इस सब कुछ करके देखा, एयरफोर्स को बुलाया, अब वो चाह रहे हैं सेंटर भी इसमें दखल अंदाजी करे, तभी भी बहुत टाइम से वो इस दिक्कत से निपट नहीं पा रहे हैं। और जो मतलब जो वहाँ पे एरिया है 71% जो है वो एरिया जो है वो वनों से ही मतलब बना हुआ है, तो ये दिक्कत उन्हें काफ़ी दिन से आ रही है, इसलिए उन्होंने सोचा ये स्टेटमेंट दिया हो कि अब भैया सेंटर भी आके, सेंटर गवर्नमेंट आके भी थोड़ी हेल्प करे। सेकंड वाला लग रहा है, हो सकता है। फिर क्या लिखा है थर्ड में, देखो एयरफोर्स पर्सनल गॉट ट्रेनिंग टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। एयर गॉड मतलब मिला, मतलब जो एयर फोर्स है, मतलब जो उनकी वायुसेना के जवान है, जो उनका जो पूरा ग्रुप होगा, गॉड ट्रेनिंग टू हैंडल। अब जब उन्होंने एयर फोर्स को लगाया है, इसका मतलब एयर फोर्स को ट्रेनिंग दी गई होगी इस बारे में कि वो वहां पर जाके हम स्प्रे कर पाए वाटर का, इसलिए उसको ये सिचुएशन मतलब ये यहाँ पर होगा, तभी उन्होंने ये इसको स्टेटमेंट में बोला है कि एयर फोर्स को लगाया गया, तभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब 70% अभी भी यहाँ पर पानी से अभी भी मतलब नहीं निपट पाया वो तरह, लेकिन इसका मतलब एयरफोर्स को लगाया गया मतलब उन्हें काम आता हुआ लगाया गया, मतलब यहाँ पर करेक्ट है। फिर लिखा है अदर स्टेट विच कवर्स मेजर फॉरेस्ट एरिया विल बी अलर्ट एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, हाँ ये बात भी करेक्ट है। अब उन्होंने जब उत्तराखंड सरकार ने ये बोल दिया कि हमें दिक्कत आ रही है और ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया, तो जो बाकी के स्टेट है जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर करता है, तो वो लोग अपने आप को पहले से प्रिवेंट करने का सोचेंगे, वो भी सोचेंगे हो सकता है उनके यहाँ पर आग लग रही है तो हम भी इससे बचने का कुछ सोच लें पहले, ताकि हमें इतनी बड़ी दिक्कत ना हो, तो इससे उनको फायदा हो सकता है, और ये सोच के उन्होंने ये स्टेटमेंट जरूर से बोला होगा। थर्ड वाला भी करेक्ट है, मीन्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आ रहे हैं। फिफ्थ और पढ़ लेते हैं। ऑल द एनिमल्स ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट विल बी शिफ्टेड टू अनदर स्टेट फॉरेस्ट एरिया। देखो एनिमल्स की यहाँ पर बात नहीं की गई है, तो ये अगर बात की गई होती तभी एनिमल के बारे में सोच के बोला गया होता, एनिमल की तो बात ही नहीं की गई तो ये सोच के नहीं बोला, क्योंकि एनिमल के बारे में पैसेज में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो मतलब सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ, तो यहाँ क्या टिक करेंगे, ऑप्शन 5 टिक कर देंगे, ओनली सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से यहाँ पर हम ये वाला आंसर टिक करेंगे, ये वाला आंसर करेक्ट जो राइटली यहाँ पर फिट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं इसको। आगे लिखा है डिसमिसिंग 4 पिटीशन चैलेंजिंग द कलेक्शन ऑफ फाइन इन कार्स व्हेन द ड्राइवर्स वर फाउंड विदाउट एन मास्क। The Delhi High Court said it mandatory to wear a mask in a private car even when the driver is alone in the car, as a vehicle is considered a public place. The High Court said a mask act as Suraksha Kavach, which would prevent the spread of deadly virus. दिल्ली की सरकार ने बिना मास्क चलाए जाने वाली कारों पर जुर्माना लगाने की ये चुनौती वाली 4 याचिकाओं खारिज करते हुए कहा कि जो प्राइवेट कार है उसमें मास्क पहनना जरूरी है, चाहे चालक जो चलाने वाला है वो कार में अकेला हो, मतलब अगर ड्राइवर भी है जो चला रहा है वो है तो वो भी मास्क पहनेगा, क्योंकि वाहनों का सार्वजनिक स्थान माना जाता है, मतलब जो वाहन है उसको प्राइवेट प्लेस नहीं मान सकते, उसको एक पब्लिक प्लेस मानते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो मास्क है उसको एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और जो इस वायरस के जो फैलना है उसको जो प्रिवेंशन, उसको जो स्प्रेड है उसकी प्रिवेंशन करेगा, उसको रोकेगा। सीधी सी बात कही है सरकार ने, सॉरी उच्च न्यायालय ने बोला कि अगर कार में अगर अकेला पर्सन है, ड्राइवर भी है प्राइवेट कार में, तब भी वो मास्क लगाए, क्योंकि जो कार है वो एक प्राइवेट प्लेस नहीं है, वो पब्लिक प्लेस है। और उन्होंने बोला मास्क जो है वो एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, क्योंकि वो वायरस को से वो फैलने से बचाता है, ठीक है। Which of the following diminish the verdict issued by Delhi High Court? उन्होंने क्या बोला,
क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी फैसले को कम करता है। इनमें से कौन चीजें इनके फैसले को कम कर रही हैं वो बताना है हमको यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी पेनल्टी इफ एनीवन विल ब्रेक द रूल टू वियर मास्क। हाँ, ये तो बात करेक्ट है भाई, उन्होंने बोला कि भाई उनको जुर्माना दिया जाएगा, तो ये बात तो करेक्ट है। मतलब यहाँ पे बताना है कौन सा जो वर्डिक्ट है वो उसको कम कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क एट पब्लिक प्लेसेस। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है उन्होंने डिसाइड किया कि हम मास्क बांटेंगे ताकि कोई ये ना कह दे कि हम पे मास्क ही नहीं, हमें मिल नहीं पा रहा है। फिर थर्ड, मास्क इज नॉट कंपल्सरी फॉर पुलिस पर्सनल इफ दे आर ड्राइविंग अलोन। ये बात तो यहाँ पर गलत है। देखो, अगर उन्होंने ये तो नहीं बोला स्पेशली पुलिस के लिए, उन्होंने बोला अगर ड्राइविंग कोई अलोन भी कर रहा है तो मास्क लगाएगा, ये बात इसको गलत कर रहा है, थर्ड वाला गलत कर रहा है। अब फोर्थ पढ़ लेते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज आल्सो मेड कंपल्सरी टू वियर मास्क इन डीटीसी बसेस और डीएमआरसी। देखो, इसकी तो बात भी नहीं की गई है। जब वो अलोन कार में बोल रहे हैं कि मास्क जरूरी है तो ऑब्वियसली बात है बसेस और डीएमआरसी में तो जरूरी होंगी भाई, वो तो और ज्यादा पब्लिक प्लेसेस हैं। और उन्होंने प्राइवेट कार में बोला, प्राइवेट कार को उन्होंने बोल दिया कि पब्लिक प्लेस है, वो मान के चलो आप पब्लिक प्लेस है, तो जो पहले पब्लिक प्लेस है वहां पर तो वो यूज करने को पहले ही बोल रखा होगा उससे, तो ये चीज तो कम नहीं कर रही है। बट ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये क्या कर रहा है, ये इस चीज को जो उन्होंने बोला इस चीज को कम कर रहा है। ये चीज बोल रहा है कि यह कंपलसरी नहीं है, पुलिस वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, तो ये चीज गलत है। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन हम 3 टिक करेंगे। आई होप समझ में आया कि हम यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या मैं आपको समझा रही हूँ, किस तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन को टिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे भी ये भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछ मतलब जो पहले वो सेम है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हाइपोथेसाइज्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, मतलब किसकी परिकल्पना की जा सकती है। क्या लिखा है, पीपल विल फॉलो द रूल्स टू वियर मास्क इवन दे आर अलोन इन द कार। हाँ, ये तो भाई ठीक बात है। फर्स्ट वाला कि जब अब लोग फॉलो करेंगे तो वो अकेले गाड़ी में भी मास्क को पहनेंगे। फिर अवेयरनेस अमंग पीपल विल बी स्प्रेड एज कोर्ट टेस्ट सुरक्षा कवच टू मास्क, ये भी बात ठीक है। जब कोर्ट खुद ही बोल रहा है कि सुरक्षा कवच है, मास्क जो सुरक्षा कवच है, तो लोगों में अवेयरनेस फैलेगी कि जब कोर्ट मान रहा है सुरक्षा कवच है तो हमें मानना चाहिए। ठीक है। थर्ड में बोला है लेस कार विल बी सीन ऑन द रोड ऑफ दिल्ली आफ्टर वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट, ये गलत है। कोर्ट के इस वर्डिक्ट के कारण कारें कम निकलेंगी, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भी कारें कम हो जाए। और सरकार मतलब जो कोर्ट है वो चाह भी नहीं रही कार कम हो जाए, वो ये चाह रही है कि भाई लोग मास्क लगाएं अधिक से अधिक, चाहे वो अकेले गाड़ी में हो चाहे वो कहीं पर भी हो, अकेले हो तभी भी। और मास्क को उन्होंने संज्ञा दे दी है सुरक्षा कवच की, ताकि वायरस ना फैले। तो इसलिए ये तो पॉसिबल, ये तो उन्होंने नहीं बोला कि भाई कारें कम निकलेंगी या वो कार कम करना चाह रहे हैं, पेट्रोल कम करना चाह रहे हैं, नहीं, वो बस मास्क को बढ़ाना चाह रहे हैं कि मास्क हर कोई यूज करे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वाला तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसकी तरह से हम यहाँ पर परिकल्पना यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाँ उन्होंने ये सोच के ऐसा बोला होगा। मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, न्यूजीलैंड ऑन थर्सडे टेम्परली सस्पेंडेड एंट्री फॉर ऑल ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया। न्यूजीलैंड ने बृहस्पतिवार को सारे इंडिया के ट्रैवलर्स को सस्पेंड कर दिया, इंक्लूडिंग इट्स ओन सिटीजन, अपने नागरिकों को भी, फॉर अबाउट 2 weeks फॉलोइंग अ हाई नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरोना वायरस केसेस अराइविंग फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्री। क्योंकि उन्हें साउथ एशियन कंट्री की साइड से बहुत सारे पॉजिटिव कोरोना वायरस के केसेस मिल गए, इसलिए। The move come after New Zealand recorded 23 new positive coronavirus cases at its border on Thursday, of which 17 were from India. 23 केस मिले नए, जिसमें 17 जो थे वो इंडिया के थे। मतलब हिंदी पढ़ लेते हैं, जो साउथ एशिया कंट्री से आने वाले जो लोग थे उसमें जो पॉजिटिव कोरोना वायरस के मामले थे, वहाँ पर एक बड़ी संख्या के बाद न्यूजीलैंड ने गुरुवार को सभी नागरिकों, अपने जो खुद के नागरिक थे उनको भी और जो भारत के थे उनको भी, सबको अस्थायी रूप से प्रवेश निलंबित करें, मतलब प्रवेश अब नहीं होगा उनका वहां पे। अपनी सीमा पर 23 जो सकारात्मक मामले थे उसमें से 17 मामले के जो थे वो भारतीय थे, और उन्होंने ये कदम कब लिया, तुरंत थर्सडे को ही मिला और थर्सडे को ही ले लिया। अब क्या लिखा है, व्हाट मे बी रिपरकॉशंस आफ्टर प्रिकॉशनरी स्टेप ऑफ न्यूजीलैंड, मतलब उन्होंने जो ये
कदम उठाया है, प्रिकॉशन मतलब सावधान रहने के लिए कदम उठाया है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या हो सकता है उसके बाद निष्कर्ष बताना है। फर्स्ट लिखा है इंडिया विल ऑल्सो सस्पेंड द फ्लाइट कमिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड ऑन टेम्परेरी बेसिस। देखो न्यूजीलैंड जो है ना फ्लाइट आ रही है, फ्लाइट तो कहाँ से आई है, एशियन साउथ एशियन कंट्री से आई है, मतलब ये तो गलत है। ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया भी सस्पेंड कर देगी, तुमने हमारा किया हम तुम्हारा कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। वो सोच के करेगी कि अब इंडिया में अगर वायरस के केस आएंगे तब वो सस्पेंड करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया के लोगों को सस्पेंड करा। इंडिया के लोगों को तो करा भी नहीं है, उन्होंने साउथ एशिया कंट्री के साइड से लोग आने वालों को लोगों करा, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोग 23 लोग उन्हें पॉजिटिव केसेस मिल गए इसलिए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया भी सस्पेंड कर देगी, इंडिया में अगर केस होंगे तो वो करेगी। इंडिया विल बैन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये भी गलत है भाई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की तो बात ही नहीं हुई है, कोरोना केस की बात चल रही है, कहाँ पर ये बिजनेस ले आए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बैन यहाँ पर करने की बात नहीं की गई है, तो वो इसका निष्कर्ष भी नहीं हो सकता, परिणाम नहीं हो सकता। फिर न्यूजीलैंड विल फील सेफ आफ्टर टेम्परेरी सस्पेंशन, हाँ ये हो सकता है कि ऐसा करने के बाद उसको फील हो, उसको सेफ फील हो कि हाँ अब मैंने रोक दी है फ्लाइट्स यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर और केसेस नहीं आएंगे, तो आई थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फील सेफ होगा, तो ये थर्ड वाला यहाँ पर फॉलो करेगा, थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन हम 2 करेक्ट कर देंगे, ओनली 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। और देखते हैं, अच्छा कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आई को समझ में आएंगे आप सभी को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। एग्जाम में आएंगे तो जरूर से टाइम करिए, यहाँ पर आप इसको पढ़ के आप इजीली पढ़िए, बहुत रिलैक्स होकर पढ़िए, तो आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना रीजनिंग का, तो आप ऐप पर पढ़ सकते हैं। ऐप करेंगे आप डाउनलोड प्ले स्टोर से, ऐप पर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, कोर्स भी है, काफ़ी सारे रीजनिंग के भी हैं, DI के भी हैं, और करंट अफेयर्स की PDFs भी हैं, तो वो सब आपको ऐप पर मिलेंगी। और रीजनिंग के कोर्स में आपको मेंस की 40 पजल्स मिल जाएंगी, बहुत ही हाई लेवल की पजल्स हैं, और प्री के भी यहाँ पर काफ़ी सारी टॉपिक बेस्ड पजल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पजल यहाँ पर चल रही हैं। और IPS PO मेंस के लिए यहाँ पर हम लोग रात को रोज 8 बजे लाइव सेशन भी कर रहे हैं, जिसमें हम हाई लेवल की पजल्स मतलब मेंस लेवल की पजल यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसमें भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी अपडेट्स, सारे जो चैनल्स की अपडेट्स है वो मिल जाएगी, सारी वीडियोस की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली कैफ ऑफिशियल लिखेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे करंट अफेयर्स फंडा तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।